इकाई 3 कार्यस्थल में विविधताएं। प्रश्न नंबर 1, कार्यस्थल विविधता का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी संगठन के कार्यस्थल पर विभिन्न धर्म, आयु, जाति, शिक्षा और अन्य विशेषता वाले कर्मचारी मिलकर कार्य करते हैं, इसे कार्यस्थल विविधता कहा जाता है। संगठन में इस प्रकार की विविधता को शामिल करना सफलता के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है। इससे एक और संगठन का विकास होता है तो दूसरी तरफ मानवता के विकास को भी बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 2, कार्यस्थल में विविधता के लाभों को रेखांकित कीजिए। उत्तर, कार्यस्थल विविधता के लाभ इस प्रकार हैं। उत्तर, प्रतिभा श्रृंखला। प्रत्येक संगठन विविधताओं का समावेश करता है, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों को आकर्षित करता है। इससे संगठन को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को भर्ती करने का अवसर मिलता है। नए उत्पाद में वृद्धि। विविध गुणों और कौशल वाले कर्मियों की भर्ती से संगठन में अनोखापन, रचनात्मकता, विशिष्टता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार विविध कार्यबल के समावेश से नवोत्पाद को बढ़ावा मिलता है। कार्य प्रदर्शन में वृद्धि। विविध कार्यबल एक कार्य वातावरण का निर्माण करता है जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों और सोचने के नए तरीकों का संचार होता है। इससे साथ काम कर रहे कर्मचारियों को एक नए अनुभव प्राप्त होते हैं और सीखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप उनके प्रदर्शन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि। कार्यस्थल में विविधता से बेहतर समस्या समाधान, निर्णय लेने और बेहतर उत्पादन से संगठन की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 3, कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला, विविध प्रथाओं और संगठन के लक्ष्यों को ध्यान में रखना। विभिन्न पृष्ठभूमि से आए कर्मचारियों की संस्कृति में अंतर होता है, जिसके कारण उनके जीवन मूल्य और विश्वास भी भिन्न होते हैं। संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रत्येक कर्मचारी की संस्कृति को ध्यान में रखना आसान नहीं है। दूसरा है कार्य योजना और क्रियान्वयन। जब कोई संगठन विविध कार्यबल को शामिल करने का निर्णय लेता है तो उसे रणनीतियां और योजनाएं पहले से बनानी होती हैं। योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक सहायक कार्यबल की आवश्यकता होती है। ऐसा ना होने पर संगठन मुश्किल में पड़ जाता है। तीसरी जो चुनौती है वह है कठोरता और प्रतिरोध। संगठन में कार्य कर रहे कई व्यक्ति स्थिर मानसिक प्रवृत्ति के होते हैं। यही कारण है कि वे संगठन में आए नए अपरिचित लोगों के द्वारा लाए गए नए परिवर्तनों के साथ सहज नहीं हो पाते हैं। प्रश्न नंबर 4, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है? उत्तर, लैंगिकता अर्थात स्त्री और पुरुष का होना के आधार पर पुरुष और महिलाओं के व्यवहार और चरित्र को समाज में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके कारण कई बार समाज में पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के लिंग भेदभाव को लैंगिक रूढ़िवादिता कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से कम समझते हुए उनसे भेदभाव करना लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, कार्यस्थल उत्पीड़न क्या है? ये किस प्रकार प्रकट किया जाता है? उत्तर, संगठन में कार्य कर रहे कुछ कर्मचारियों को लक्ष्य बनाकर उनके साथ ऐसी कार्रवाई करना जिससे वे कार्यस्थल पर खुद को असहज महसूस करें, कार्यस्थल उत्पीड़न कहलाता है। इस प्रकार के अवांछित कार्य कर्मचारियों के प्रदर्शन और कार्यों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे कर्मचारी कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण वातावरण महसूस करते हैं। ये उत्पीड़न जाति, लिंग, धर्म, संस्कृति या उम्र जैसे कारकों पर आधारित होता है। ये उत्पीड़न विभिन्न तरीकों से किया जाता है जो इस प्रकार हैं। पहला, कार्यस्थल धमकाना। उच्च अधिकारी, पर्यवेक्षक या सहकर्मी जब निम्न पद पर कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी या सहकर्मी से ऐसा व्यवहार करे जो हानिकारक हो, ऐसे में व्यक्ति
अपमानित महसूस करता है। धमकाने या शर्मिंदा करना इसके उदाहरण हैं। दूसरा जो प्रकार है यानी तरीका है, कार्यस्थल उत्पीड़न का जो दूसरा प्रकार या दूसरा तरीका है वह है कार्यस्थल भेदभाव। कर्मचारियों के साथ किया गया ऐसा व्यवहार जिसका उद्देश्य उन्हें अन्य कर्मचारियों से कम या नीचा दिखाना हो। उम्र, लिंग, नस्ल, क्षेत्र, धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर किया गया भेदभाव इसके उदाहरण हैं। अगला तरीका है यौन उत्पीड़न। लिंग के आधार पर धमकाना, दबाव डालना या जबरदस्ती करना, संगठन में पद या सत्ता का प्रयोग करके अन्य कर्मचारी का यौन उत्पीड़न या यौन शोषण करना। प्रश्न नंबर 6, यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय तथा उनसे संबंधित कानूनों की चर्चा कीजिए। उत्तर, यौन उत्पीड़न एक कृत्य है। इसकी रोकथाम के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। एक संगठन में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, संगठन में नोटिस या लेख प्रकाशित करके यौन उत्पीड़न निषेध की अधिसूचना जारी की जा सकती है। दूसरा, कार्यस्थल का माहौल और स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति शत्रुता का माहौल पैदा ना हो। तीसरा, महिलाओं को रोजगार के प्रति आश्वस्त किया जाना चाहिए ताकि वे किसी के दबाव में कार्य ना करें। चौथा, यौन उत्पीड़न के लिए अपनाई गई किसी भी नीति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और पांचवा, संगठन को ऐसी समिति बनानी चाहिए जो पीड़ित कर्मचारी की सुने और उत्पीड़न से निपटने की सुविधा प्रदान करे। कानून, भारतीय संविधान ने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर शोषण, हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए कई कानून बनाए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, धारा 284। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करे, अश्लील गीत गाए या अश्लील शब्द बोले तो उसे 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरा है धारा 354। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी महिला पर हमला करने तथा आपराधिक सोच के साथ बल प्रयोग करने का इरादा रखता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तीसरा है धारा 506। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अपमानित करने या लज्जित करने का इरादा रखता है, कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करता है या कोई वस्तु दिखाता है तो साधारण कारावास से 1 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, हॉफस्टेड के सांस्कृतिक आयाम मॉडल की चर्चा कीजिए। उत्तर, 1970 के दशक में मशहूर मनोवैज्ञानिक गिर्ट हॉफस्टेड ने विभिन्न सांस्कृतिक आयामों पर आधारित एक मॉडल दिया जिसे हॉफस्टेड का सांस्कृतिक आयाम मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल विभिन्न समाजों की संस्कृति के बीच समानता और अंतर की तुलना करने में सहायता करता है। इस मॉडल के मुख्य आयाम इस प्रकार हैं। पहला, पावर डिस्टेंस इंडेक्स, उच्च बनाम निम्न। ये एक सूचकांक यानी इंडेक्स है जो मुख्य रूप से किसी देश के किसी विशेष समाज से जुड़े लोगों के बीच समानता या असमानता के अंतर पर केंद्रित है। दूसरा आयाम है पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व। वह समाज जो पुरुषों को महत्व देता है वहां नियंत्रण, उपलब्धि, पौरुष, शक्ति जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि वह समाज जो स्त्रीत्व को महत्व देता है वहां देखभाल, सहयोग, जीवन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे कठिन बनाम विनम्र संस्कृति भी कहा जाता है। तीसरा आयाम है भोग बनाम संयम। वे समाज जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों, चाह, इच्छाओं और भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए बढ़ावा देते हैं, जैसे कि जीवन का आनंद लेना, मौज मस्ती करना। इसके विपरीत एक समाज जो व्यक्तियों की इच्छाओं और भावनाओं को दबा देता है और लोगों के व्यवहार और आचरण को दबा देता है।